मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री हेमंत ने एक मकान का निर्माण 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया तथा 31 मई 2019 को बनकर तैयार हुआ। तो गत वर्ष 2019-20 में 31 मई को ये मकान बनकर तैयार हुआ है। इस मकान में रहने की 3 इकाइयां हैं। प्रथम इकाई कुल क्षेत्र के 50% भाग में है। तो ये मकान जो है, इस मकान की 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयों में से जो प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई ने मकान का 50% भाग प्रथम इकाई का है, जबकि दूसरी एवं तीसरी प्रत्येक कुल क्षेत्र के 25% भाग में है और दूसरी और तीसरी इकाई 25% भाग में है। इस मकान के निर्माण के लिए 1 अक्टूबर 2018 को 1 लाख रुपए का ऋण लिया गया था। 1 अक्टूबर 2018 को जो है 1 लाख रुपए का ऋण लिया गया था इस मकान के निर्माण के लिए, जिस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। श्री हेमंत मकान के 1/2 भाग का प्रयोग 1 जून से ही स्वयं के निवास के लिए कर रहा है। तो मकान का निर्माण 31 मई 2019 को हुआ है। तो मकान बनकर जैसे ही तैयार हुआ, हेमंत ने जो मकान का 50% भाग है, जो पहली इकाई है, उसमें वो स्वयं रहने लग गए। मकान के 1/4 भाग को और जो अन्य 2 इकाइयां हैं जो 25% भाग में हैं, उसमें से दूसरी इकाई को, मकान के 1/4 भाग को 1 अगस्त से 1250 रुपये प्रतिमाह पर राम को, जून में मकान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जून जुलाई 2 महीने वो इकाई खाली रही और अगस्त से राम को 1250 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा दिया तथा शेष 1/4 भाग को और जो दूसरी 25% इकाई है उसको 1 अक्टूबर से 1250 रुपये प्रतिमाह शाम को किराए पर उठा दिया। 3 इकाइयां हैं मकान में। इनमें से पहली इकाई ने 50% भाग घेर रखा है और बाकी जो 2 इकाइयां हैं वो 25% में हैं। तो जो इसको समझते हैं, देखिए, मान लीजिए कि ये मकान है। इस मकान का ये 50% ये पहली इकाई है मकान की। इसमें ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसमें करदाता स्वयं निवास करता है। जो मकान मालिक है वो खुद रहने लग गया जून 2019 से इन्होंने रहना शुरू कर दिया। और जो बाकी की 2 इकाइयां हैं वो 25% भाग में है। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये 2 इकाइयां 25% भाग में हैं। इसमें से ये जो 25% भाग वाली इकाई है, इसको राम को किराए पर उठा दिया। राम को 1250 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठाया है। ये मकान बनकर तैयार हो गया था जून में। 31 मई 2019 को ये मकान बनकर तैयार हो गया था और 1 जून 2019 से हेमंत इसमें रहने लग गया। हेमंत जो है, हेमंत ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया, इस 50% भाग में खुद रहने लग गए। जो दूसरी इकाई है जो 25% भाग में है, उसको राम को किराए पर उठाया है 1250 रुपये प्रतिमाह। लेकिन राम को कब से किराए पर उठाया? 1 अगस्त 2019 से। जून जुलाई 2 महीने ये मकान खाली रहा। जून और जुलाई 2 महीने तक जो है खाली रहा ये मकान। और जो तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई को शाम को किराए पर उठाया है। शाम को 1250 रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया है और शाम को ये मकान दिया है 1 अक्टूबर 2019 से। यानी कि जून से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 4 महीने ये मकान, ये जो मकान की तीसरी इकाई है, 25% भाग खाली रहा है। तो अब तक का क्वेश्चन हमने समझ लिया है। आगे बात करते हैं। श्याम ने 31 दिसंबर को 1/4 भाग खाली कर दिया तथा हेमंत इस 1/4 भाग का प्रयोग भी 1 जनवरी 2020 से अपने स्वयं के निवास के लिए ही करने लगा। तो ये जो श्याम है, श्याम को 1250 रुपये प्रतिमाह
से जो 1 अक्टूबर 2019 से किराए पर उठाया था, इसने ये 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक रहा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर केवल 3 महीने ही जो है श्याम किराए पर रहा। और जैसे ही श्याम ने मकान खाली किया, 1 जनवरी 2020 से हेमंत ने इस मकान में रहना शुरू कर दिया। हेमंत ने स्वयं के प्रयोग में ले लिया। फिर 1 जनवरी के बाद ने हेमंत ने इस मकान में रहना शुरू कर दिया। तो स्थिति क्लियर है कि जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में हेमंत स्वयं निवास करता है और जो पहली यूनिट है वो पूरे मकान का 50% भाग घेरी हुई है। दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट 25% भाग घेर रखा है मकान का, और तीसरी यूनिट ने भी जो है पूरे मकान का 25% भाग लिया हुआ है। दूसरी यूनिट को राम को किराए पर उठाया हुआ है। राम को 1 अगस्त 2019 से किराए पर उठाया गया था, यानी जून और जुलाई, जून में मकान बनकर तैयार हो गया था, तो जून और जुलाई 2 महीने जो दूसरी यूनिट है 25% वाली, वो 2 महीने खाली रही और फिर अगस्त से राम को किराए पर उठा दिया। तीसरी यूनिट जो है, तीसरी यूनिट शाम को किराए पर उठाया है, लेकिन शाम को किराए पर उठाया 1 अक्टूबर 2019 से, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने ये तीसरी यूनिट खाली रही। और फिर 1 अक्टूबर 2019 को शाम को किराए पर दिया है और शाम ने 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इस मकान में किराए पर निवास किया और 31 दिसंबर को ये मकान खाली कर दिया। तो जैसे ही उसने मकान खाली किया, तीसरी यूनिट को शाम ने खाली किया, तो खाली करने के बाद 1 जनवरी 2020 से हेमंत ने इस इकाई का उपयोग भी स्वयं के रहने के लिए कर लिया, यानी इस इकाई का उपयोग भी स्वयं के निवास हेतु प्रयोग करने लगा। संपूर्ण मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 48,000 रुपये है और पूरे मकान का नगरपालिका मूल्यांकन दिया गया है 48,000 रुपये। जो पूरा मकान है उसका नगरपालिका मूल्यांकन 48,000 रुपये, लेकिन ये 48,000 रुपये मूल्यांकन जो है ये वार्षिक है। स्थानीय कर नगरपालिका मूल्य का 10% प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस मकान से संबंधित व्ययों का विवरण निम्न है। तो मकान से संबंधित व्ययों का विवरण दिया गया। नगरपालिका कर चुकाए 10 महीने के लिए 4,000 रुपये। नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्य के 10% है और 10 महीने के लिए जो नगरपालिका कर चुकाए हैं वो 4,000 रुपये के चुकाए हैं। मकान का स्वामित्व गत वर्ष में मकान मालिक के पास 10 महीने के लिए ही था, क्योंकि मकान बनकर तैयार हुआ 31 मई 2019 को। अब गत वर्ष के 2 महीने मकान स्वामित्व में नहीं था, अप्रैल और मई। मकान बनकर तैयार हुआ 1 जून 2019 को, तो मकान हेमंत के स्वामित्व में आया जून 2019 से। तो जून 2019 से लेकर गत वर्ष में 31 मार्च 2020 तक, यानी कि 10 माह जो है इस मकान का स्वामी था हेमंत। इसलिए जो नगरपालिका कर चुकाए हैं वो 10 महीने के लिए चुकाए हैं और नगरपालिका मूल्य भी इस मकान का हम ज्ञात करेंगे 10 महीने के लिए। मरम्मत व्यय अदत्त है, मरम्मत व्ययों का हम कुछ नहीं करेंगे। मरम्मत व्ययों के संबंध में किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं किया जाता। अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया, इसकी भी कटौती नहीं दी जाएगी। ऋण का ब्याज, ऋण पर वो जो ब्याज चुकाया है 15,000 रुपये का, इसके संबंध में कटौती दी जाएगी। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री हेमंत की मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो हेमंत की मकान संपत्ति से कर योग्य आय ज्ञात करनी है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए। कंप्यूटेशन ये है 16वां क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर हेमंत for the assessment year 2020-21। तीन इकाइयां हैं मकान में। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ये 50% भाग में है, ये 25% है और ये
25% एरिया इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। फर्स्ट यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी यूनिट लेट आउट है, किराए पर दी गई है, और तीसरी यूनिट कुछ महीनों के लिए किराए पर थी और कुछ महीनों के लिए जो है हेमंत ने तीसरी यूनिट में स्वयं निवास किया है। तो करदाता अगर वर्ष के किसी भाग के लिए मकान को किराए पर उठा देता है और वर्ष के किसी अन्य भाग के लिए स्वयं निवास करता है, तो उस मकान का या उस इकाई का हम जो है कर योग्य आय की गणना उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार से किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति की आय की गणना की जाती है। तो तीसरी यूनिट को भी किराए पर उठाया हुआ ही मान लिया जाएगा। जिस मकान संपत्ति में या जिस मकान की किसी इकाई में करदाता वर्ष के कुछ भाग के लिए वर्ष में कुछ महीनों के लिए स्वयं निवास करता है और वर्ष में कुछ महीनों के लिए उसको किराए पर उठा देता है, तो उस मकान संपत्ति का मूल्यांकन किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के समान ही होगा, यानी कि उस मकान संपत्ति को हम किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति ही मानेंगे। तो तीसरी यूनिट को हम लेट आउट ही मानेंगे। इसको डीम्ड लेट आउट भी कह सकते हैं, लेकिन लेट आउट ही मानेंगे। पर्टिकुलर्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इस मकान की म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्ञात करेंगे। इस मकान में इस मकान के संबंध में फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया गया है, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन बीइंग एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है उसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन है निल, और बाकी जो दो यूनिटें हैं उसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए, नगर पालिका मूल्य जो है, वार्षिक जो नगर पालिका मूल्य है इस मकान का वो है 48,000 रुपये, ये साल भर का है। और नगर पालिका मूल्य हमको ज्ञात करना है 10 माह का ज्ञात करना है, क्योंकि गत वर्ष में हेमंत जो करदाता है वो 10 माह के लिए ही मकान का स्वामी था। अप्रैल और मई 2 महीने मकान अस्तित्व में नहीं था, मकान बनकर तैयार नहीं हुआ था। मकान बनकर तैयार हुआ 31 मई 2019 को। तो जून से लेकर मार्च तक 10 महीने ही जो है गत वर्ष में मकान करदाता के स्वामित्व में था। तो नगर पालिका मूल्य 10 माह का ज्ञात किया जाएगा। नगर पालिका मूल्य 10 माह की स्वामित्व अवधि के लिए 48,000 रुपये 12 महीने का है, तो 10 महीने का नगर पालिका मूल्य होगा मकान का 40,000 रुपये। अब यूनिट फर्स्ट का नगर पालिका मूल्य, यूनिट सेकंड का नगर पालिका मूल्य और यूनिट थर्ड का नगर पालिका मूल्य। तो पूरे मकान का जो है नगर पालिका मूल्य है 40,000 रुपये। फर्स्ट यूनिट जो है उसने 50% भाग है, फर्स्ट यूनिट पूरे मकान का 50% भाग में फर्स्ट यूनिट है। तो पहली यूनिट जिसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है उसका नगर पालिका मूल्य होगा 20,000 रुपये। हालांकि हम मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते समय जो है पहली इकाई का नगर पालिका मूल्य 0 मानेंगे। दूसरी इकाई का नगर पालिका मूल्य होगा 10,000, क्योंकि उसने 25% भाग घेर रखा है, तो 40,000 का 25% है 10,000। और तीसरी इकाई ने भी जो है पूरे मकान के 25% भाग में तीसरी इकाई है, तो तीसरी इकाई का नगर पालिका मूल्य होगा 10,000 रुपये। 40,000 पूरे मकान का नगर पालिका मूल्य है, तो तीसरी इकाई ने 25% भाग घेरा हुआ है, तो तीसरी इकाई का नगर पालिका मूल्य 40,000 का 25% 10,000 रुपये। तो पहली इकाई का नगर पालिका मूल्य होगा निल, दूसरी इकाई का नगर पालिका मूल्य होगा 10,000 रुपये और तीसरी इकाई का नगर पालिका मूल्य भी है 10,000 रुपये। यही एक्सपेक्टेड रेंट है। रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड की गणना करते समय हम क्या क्या शामिल नहीं करते।
एक तो अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट को नया वसूल हुए किराए को हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से घटा देते हैं। एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट एंड रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, और उस अवधि का किराया भी हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में शामिल नहीं करते जिस अवधि में करदाता ने मकान में स्वयं निवास किया है, सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, जितनी अवधि का किराया भी हम रेंट रिसीवेबल की गणना में शामिल नहीं करते। तो पहले मकान के संबंध में रेंट रिसीवेबल है नील। दूसरा मकान, देखिए जो दूसरा मकान है, सॉरी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई देखो जून 2019 में मकान बनकर तैयार हुआ और जून 2019 से 31 मार्च 2020 होते हैं 10 महीने। तो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट तो पूरे 10 माह तक सेल्फ ऑक्यूपाइड रही। यूनिट सेकंड जो है इस मकान की, मकान बनकर तैयार हुआ जून में, जून जुलाई अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020। देखिए यूनिट सेकंड यानी पूरा मकान जून में बनकर तैयार हो गया था, यूनिट सेकंड 2 माह के लिए खाली रही, जून और जुलाई खाली रही 2 माह के लिए, और फिर अगस्त से मार्च तक इसको किराए पर उठाया गया, यानी 2 माह खाली रही और 8 माह किराए पर दी गई। तो जो खाली रहने की अवधि है, 2 माह खाली रही, तो जो खाली रहने की अवधि है, खाली रहने की अवधि का जो किराया है उसका समायोजन हम बाद में ग्रोस एनुअल वैल्यू की गणना करते समय, यानी मकान का जब हम सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करते हैं उस समय इसका एडजस्टमेंट करते हैं खाली रहने की अवधि का। लेकिन रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में जो खाली रहने की अवधि का किराया है वो भी शामिल कर लिया जाता है। और 8 माह मकान किराए पर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 10 माह का जो है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेना होगा। तो 1250 रुपये 1 माह का है, राम कोई दूसरी यूनिट किराए पर उठाई गई है, तो 1250 रुपये 1 माह का है, तो 10 महीने के होंगे 12,500 रुपये। दूसरी इकाई का रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होगा 12,500 रुपये। तीसरी इकाई यूनिट थर्ड जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से किराए पर उठाई गई और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक किराए पर रही, और फिर जनवरी से मार्च, देखिए अक्टूबर से किराए पर उठाई गई थी और अक्टूबर से दिसंबर 3 माह किराए पर रही, 3 माह किराए पर उठाई गई, और जून से लेकर सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक खाली रही। 4 माह किराए पर उठाने की कोशिश करी लेकिन 4 माह तक खाली रही। तो तीसरी यूनिट 4 माह खाली रही जून से लेकर सितंबर तक। अक्टूबर में इसको किराए पर उठा दिया गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने किराए पर रही, और जनवरी के बाद में स्वयं के निवास हेतु प्रयोग हुई। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने स्वयं के निवास हेतु प्रयोग हुई। तो 10 माह में से 4 माह खाली रही, जून से लेकर मार्च तक के 10 महीने हैं, 10 माह में 4 माह खाली रही, 3 माह किराए पर रही और 3 माह स्वयं के निवास के लिए रही। तो जब रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड की गणना करते हैं तो उसमें खाली रहने की अवधि शामिल कर ली जाती है, लेकिन जो स्वयं के निवास की अवधि है उसको हम शामिल नहीं करते। रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड हम शामिल नहीं करते। तो 3 माह की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, और बाकी ये जो 7 महीने हैं, 7 महीने का किराया जो है रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में शामिल किया जाएगा। तो 1250 को 7 से गुणा कर दिया जाएगा। शाम को 1250 रुपये किराए पर उठाई गई है तीसरी यूनिट, तो 1250 को 7 से गुणा किया जाएगा। 8,750 रुपये का जो है रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड है।
दूसरी और तीसरी इकाई 2 माह और 4 माह के लिए खाली रही है, तो खाली रहने की अवधि का जो किराया है उसका समायोजन हम बाद में करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करते समय। इन दोनों में से म्युनिसिपल वैल्यूएशन और रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से जो अधिक हो उसको हम जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना के लिए जो है लेंगे, साइड करेंगे। विच एवर इज हायर, ए और बी। जो पहले मकान के संबंध में कुछ नहीं रहेगा, दूसरी इकाई जो है उसमें 12,500 अधिक है, और तीसरी इकाई के लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन तीसरी इकाई की अधिक है 10,000 रुपये। लेस करेंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करते समय हम खाली रहने की अवधि का किराए का समायोजन करते हैं। तो खाली रहने की अवधि का किराए का समायोजन होगा, दूसरी यूनिट 2 माह खाली रही है, 1250 रुपये प्रति माह किराया है, तो खाली रहने की अवधि का किराया हो गया 2,500 रुपये। 1250 एक महीने का किराया है, तो 2 माह खाली रहा है, तो 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,500 रुपये जो है खाली रहने की अवधि का किराया हो गया दूसरी यूनिट का। और तीसरी यूनिट 4 माह खाली रही है, तो तीसरी यूनिट का खाली रहने की अवधि का किराया हो गया 5,000 रुपये। खाली रहने की अवधि का किराया होगा 1250 इंटू 4, 5,000 रुपये। खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन कर दिया गया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो यूनिट है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है निल, दूसरे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 10,000 और तीसरे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 5,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्सेस नगर पालिका कर चुकाए गए हैं मकान मालिक के द्वारा, तो 4,000 रुपये के नगर पालिका कर दिए गए हैं। तो पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट ने मकान का 50% भाग घेर रखा है, तो पहली यूनिट के संबंध में 2,000 रुपये, 4,000 का 50% 2,000 रुपये नगर पालिका कर चुकाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि खुद के रहने का जो इकाई है, स्वयं के निवास के लिए जो प्रयोग की गई है, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है, तो किसी प्रकार के म्युनिसिपल टैक्सेस की कटौती नहीं दी जाएगी। दूसरी इकाई ने पूरे मकान का 25% भाग घेर रखा है, तो पूरे मकान के नगर पालिका कर है 4,000 रुपये, तो 4,000 का 25% 1,000 रुपये नगर पालिका कर है दूसरी इकाई से संबंधित, और तीसरी इकाई ने भी 25% भाग घेर रखा है, तो पूरे मकान के नगर पालिका कर है 4,000 रुपये, तो 4,000 का 25% 1,000 रुपये तीसरी इकाई के नगर पालिका कर माने जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए, तो म्युनिसिपल टैक्सेस घटाने के बाद में ये होता है एनुअल वैल्यू, जो अमाउंट आता है वो है एनुअल वैल्यू। तो पहले यूनिट की एनुअल वैल्यू है निल, दूसरी यूनिट की एनुअल वैल्यू है 9,000 रुपये और तीसरे यूनिट की एनुअल वैल्यू है 4,000 रुपये। एनुअल वैल्यू में से एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ AV। एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। तो 9,000 का 30% होता है 2,700 रुपये, 4,000 का 30% होता है 1,200 रुपये। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती दी जाएगी एनुअल वैल्यू में से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमको ज्ञात करना पड़ेगा। जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है, उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का ब्याज जो है पूंजीगत ब्याज माना जाता है, और पूंजीगत ब्याज की कटौती 5 समान किस्तों में जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए 5 समान किस्तों में 5 वर्षों तक दी जाती है। तो ऋण लिया था 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है, मकान बनकर तैयार हुआ है 2019-20 में, 31 मई 2019 को मकान बनकर तैयार हुआ है, तो वर्ष 2019-20 में मकान बनकर तैयार हुआ है। तो जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है या क्रय किया है,
उस गत वर्ष से पूर्व की अवधि का जितना भी ब्याज है, ऋण पर जो ब्याज बनता है वो ब्याज पूंजीगत ब्याज कहलाता है। तो गत वर्ष 2019-20 से पूर्व की अवधि 31 मार्च 2019 तक की होती है। 1 अक्टूबर 2018 को ऋण लिया है, तो 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 6 माह की अवधि का ब्याज पूंजीगत ब्याज माना जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक का ब्याज कितना होता है? 1 लाख रुपए का ऋण है और ऋण पर ब्याज की दर है 10%। ये 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने का 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2019 तक का ब्याज कितना होगा? 5,000 रुपये। और पूंजीगत ब्याज 5,000 रुपये की कटौती गत वर्ष 2019-20 से प्रारंभ करते हुए, जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए, यानी कि गत वर्ष 2019-20 से प्रारंभ करते हुए, मकान गत वर्ष 2019-20 में बनकर तैयार हुआ है, इसलिए जो पूंजीगत ब्याज की कटौती हम 2019-20 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिस गत वर्ष में भी मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए 5 समान किस्तों में पूंजीगत ब्याज 5,000 रुपये की कटौती गत वर्ष 2019-20 से प्रारंभ करते हुए 5 समान किस्तों में 5 वर्षों तक दी जाएगी। तो 2019-20 में पूंजीगत ब्याज की कटौती, तो 2019-20 में पूंजीगत ब्याज की कितनी कटौती दी जाएगी? पूंजीगत ब्याज है 5,000 रुपये और 5,000 रुपये की कटौती 5 समान किस्तों में दी जाएगी, तो 1/5 भाग की कटौती दी जाएगी, यानी पूंजीगत ब्याज की कटौती दी जाएगी 1,000 रुपये की। 2019-20 में पूंजीगत ब्याज की कटौती होगी 1,000 रुपये की। और 2019-20 में आयगत ब्याज की कटौती, और जब मकान बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद जो ब्याज चुकाया जाता है वो आयगत ब्याज कहलाता है। तो 1 लाख रुपए का ऋण है, 1 लाख रुपए पर 10% ब्याज चुकाया जाता है, तो 1 लाख रुपए का 10% तो है 10,000 रुपये। तो कुल मिलाकर 11,000 रुपये जो है गत वर्ष में ब्याज की कटौती। इस मकान संपत्ति, जो मकान है उस मकान के संबंध में जो 1 लाख रुपए का ऋण लिया है उस ऋण पर जो है 11,000 रुपए की ब्याज की कटौती गत वर्ष 2019-20 में स्वीकार की जाएगी। अब 11,000 की कटौती यूनिट फर्स्ट के लिए, यूनिट फर्स्ट ने मकान का 50% भाग घेर रखा है तो 5500 रुपये, यूनिट सेकंड ने 25% भाग घेरा हुआ है तो 2750 रुपये, और यूनिट थर्ड के लिए 11,000 का 25% 2750 रुपये। ये 11,000 रुपये जो ब्याज की कटौती है ये पूरे मकान के संबंध में दी जाएगी। अब हम अलग अलग यूनिट की जो है कर योग्य आय की गणना कर रहे हैं। तो पहली यूनिट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है वो यूनिट मकान का 50% है, 50% भाग है, तो पूरे मकान पर ब्याज की कटौती है 11,000 रुपये, तो 11,000 का 50% 5500 रुपये, 5,500 रुपये ब्याज की कटौती पहली यूनिट के संबंध में दी जाएगी। दूसरी यूनिट ने मकान का 25% भाग घेर रखा है तो 11,000 का 25% 2750 रुपये ब्याज की कटौती दूसरी यूनिट के संबंध में दी जाएगी, और इसी प्रकार 2750 रुपये तीसरी यूनिट के संबंध में ब्याज की कटौती दी जाएगी। तो एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट और लोन घटा देंगे
तो पहली यूनिट जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है उससे हानि हो रही है 5500 रुपये की। दूसरी यूनिट की एनुअल वैल्यू है 9000 रुपये, 9000 में से 2700 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 2750 की ब्याज की कटौती है। तो दूसरी यूनिट से 3550 रुपये की आय है। तीसरी यूनिट की एनुअल वैल्यू है 4000 रुपये, 4000 में से 1200 स्टैंडर्ड डिडक्शन की घटा दी जाएंगे और 2750 रुपये ब्याज की घटाए जाएंगे। तो 50 रुपये तीसरी यूनिट से आय है। यह है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो टैक्सेबल इनकम है, पहले मकान जो पहली यूनिट है मकान की उससे हानि हो रही है 5500 रुपये की, दूसरी यूनिट से 3550 रुपये की आय हो रही है और तीसरी यूनिट से 50 रुपये की आय हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।